अब तक हमने देखा कि डन स्मिथ क्लाइंट से मिलने आता है और उसे बताते कि एंटिगोनिस फैमिली की किताब अब भी मिसिंग है और तुम खतरे में हो, तो तुम्हें हमें ज्वाइन करके एक बियॉन्डर क्यों नहीं बन जाते। इसके पहले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं इसके आगे की कहानी एपिसोड नंबर 2 द बियॉन्डर के साथ। अब अगले दिन क्लाइंट डन से मिलने जाता है। डन ने एक एड्रेस दिया था जो हाउंड पब का था। अब क्लाइंट सोचता है कि उसे नाइट हॉक्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ऐसा करने पर वह सेफ भी रहेगा और उसे जादुई दुनिया के बारे में और भी चीजें पता चलेंगी। क्लाइंट हाउंड पब के अंदर जाता है और देखता है कि यहाँ एक पिंजरे में 2 कुत्तों को बंद किया हुआ था और लोग सट्टा लगा रहे थे। क्लाइंट यहाँ पर राइट नाम के आदमी से मिलता है और उसे बताता है कि मुझे डन स्मिथ ने यहाँ का पता दिया था। ये सुनकर वह आदमी क्लाइंट को एक एलिवेटर में भेज देता है, जिससे क्लाइंट नाइट हॉक्स के ऑफिस में पहुंच जाता है। यहाँ फ्रंट डेस्क पर रोजन नाम की एक क्लर्क बैठी हुई थी, जिसे क्लाइंट बताता है कि उसे डन स्मिथ ने बुलाया है। रोजन अब क्लाइंट को अपने साथ चलने को बोलती है। रास्ते में क्लाइंट कुछ बियॉन्डर से भी मिलता है, जैसे लेनर्ड, रॉयल फ्राई और कैनली। रोजन अब क्लाइंट को आगे से राइट जाने को बोलती है। वहीं डन स्मिथ का ऑफिस है। क्लाइंट पूछता है कि वह उसके साथ नहीं चलेगी, तो रोजन कहती है कि उसे डन से डर लगता है, वह बहुत अच्छे हैं और केयरिंग है, उसके फादर की तरह। क्लाइंट बोलता है कि अपने फादर से डरना कौन सी बड़ी बात है। खैर क्लाइंट के सामने एक बड़ा सा दरवाजा आता है जिसका नाम चेनीज गेट है। उसके बाजू वाले कमरे में डन स्मिथ बैठा हुआ था। डन अब क्लाइंट को एक पेपर साइन करने को बोलता है जिस पर लिखा था स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट आवा कंट्री पुलिस 7th यूनिट। क्लाइंट पूछता है कि मुझे लगा था आप ब्लैक थॉर्न सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करते हैं, पर डन बताता है कि वह एक नकली नाम है। असल में ये लोग चर्च ऑफ एवरनाइट गॉड्स के लिए काम करते थे और जब भी कोई सुपरनेचुरल क्राइम होता था तो ये लोग ही उसे सॉल्व करने जाते थे और इन्हें नाइट हॉक्स कहा जाता है और अब से क्लाइंट भी उनमें से एक है। क्लाइंट बोलता है कि फिर मैं आपको कैप्टन कहकर बुलाऊंगा। डन अब क्लाइंट को चेतावनी देता है क्योंकि ये बियॉन्डर बनना बहुत ही ज्यादा खतरे का काम है। वह क्लाइंट को एक कमरे में ले जाता है जहाँ ढेर सारे लोगों के नाम लिखे हुए थे। डन बताता है कि ये सब वो लोग हैं जो नाइट हॉक में काम करते थे और मारे गए। ज्यादातर लोग अपना कंट्रोल खो बैठे थे। डन अब पूछता है कि उसे मिथ ऑफ क्रिएशन के बारे में कितना पता है, तो क्लाइंट बताता है कि सबसे पहले ईश्वर यानी क्रिएटर ने जन्म लिया। उसने रोशनी की पहली किरण दिखाई, फिर पूरे संसार को बनाया। उसकी एक आंख सूरज बनी और दूसरी आंख क्रिसमस मून। उसके शरीर से ये धरती और तारे बने। डन कहता है कि हम सबको ये कहानी पता है। खैर इंसान कुछ रहस्यमय इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर पोर्शन बनाता है जिन्हें पीने से पाथवेज की पावर मिलती है। क्लाइंट सोचता है कि पाथवेज के बारे में तो ग्रे फॉग वाले आदमी ने भी बताया था कि पूरे 22 पाथवेज होते हैं। डन स्मिथ कहता है कि हमारे पास 4 पाथवेज का पोर्शन रखा हुआ है। अब जैसे कि मैंने बताया कि हर पाथवे सीक्वेंस 9 से शुरू होता है, तो इसके पास 4 सीक्वेंस 9 के पोर्शन रखे हुए थे। पहले का नाम था स्लीपलेस जो कि डार्कनेस पाथवे का पोर्शन है। सेकंड द कॉर्प्स कलेक्टर जो कि देव पाथवे का पोर्शन है। एंड थर्ड मिस्ट्री प्रायर जो कि हार्मिट पाथवे का पोर्शन है। और सीयर जो कि फूल पाथवे का पोर्शन है। अब क्लाइंट शुरू के 2 पाथवे में से कोई चुनता है तो उसे लड़ाई वाली पावर मिलेगी। वहीं बाकी 2 के साथ ऐसा नहीं है। और हाँ, सीयर का इनके पास बस एक ही पोर्शन पड़ा है। डन अब क्लाइंट को ओल्ड नील से मिलने भेजता है। वह फैसला लेने में उसकी मदद करेगा कि उसे कौन से पाथवे चुनना चाहिए। क्लाइंट रास्ते में सोचता है कि वह कोई भी पोर्शन चूज करे, उसे तो बस दुनिया के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। स्लीपलेस और कॉर्प्स कलेक्टर्स का नाम ही डरावना सा लगता है, तो वह उन्हें तो कभी नहीं चुनेगा। अब बचे मिस्ट्री प्रायर और सीयर। क्लाइंट को समझ नहीं आता कि इन दोनों में से वो क्या चुने। क्लाइंट अब एक एल्केमी रूप में पहुंचता है जहाँ उसकी मुलाकात ओल्ड नील से होती है जो खुद एक मिस्ट्री प्रायर यानी कि सीक्वेंस 9 के बियॉन्डर है। ओल्ड नील क्लाइंट से कहता है कि आराम से डिसाइड कर लेना, पहले बुक्स रखने में मेरी मदद करो। इसी बीच ओल्ड नील बताता है कि उसके पास एम्परर रोजेल की एक डायरी है, लेकिन उसमें पता नहीं कि वो कौन सी भाषा लिखी हुई है, कि 150 साल पहले भी कोई इसे समझ नहीं पाया। कुछ पन्ने क्लाइंट को भी दिखाता है और क्लाइंट देखता है कि इसमें चाइनीज लिखी हुई थी जिसे वह आराम से पढ़ पा रहा था क्योंकि वह चाइना से ही तो आया है। और यह कंफर्म हो जाता है कि रोजेल भी क्लाइंट की तरह ही एक दूसरी दुनिया से आया हुआ था, बल्कि ये भी चाइना का ही था। इनमें रोजेल ने अपनी लाइफ के बारे में लिखा था कि वह कितना मस्त आदमी था। एक जगह उसने ये भी लिखा था कि पोर्शन की पावर्स को मास्टर करने के लिए उसी तरह की एक्टिंग भी करनी होती है। पोर्शन के नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि उस पावर को अपने अंदर समा लेने का भी तरीका है। क्लाइंट अब आगे बढ़ता है। आगे रोजेल ने लिखा था कि मैंने पाथवे चुनने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे अप्रेंटिस, सीयर या मराउडर में से कोई एक चुनना चाहिए था। ये सबसे बेस्ट चॉइस थी। ओल्ड नील अब क्लाइंट से पूछता है कि वह कहाँ खो गया, तो क्लाइंट कहता है कि मैं इन पन्ने को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जो सुन नील हंसने लगता है कि ये काम आज तक मैं नहीं कर पाया तो तुमसे क्या होगा। अब रोजेल की बात पर भरोसा करते हुए क्लाइंट डिसाइड कर लेता है कि वह सीयर पोर्शन चुनेगा। ओल्ड नील से याद दिलाता है कि एक बार उसने पोर्शन पी लिया तो उसके बाद वो पाथवे चेंज नहीं कर सकता है, यानी जिंदगी भर के लिए उसे उसी पाथवे पर चलना होगा। क्लाइंट कहता है कि मैं समझ गया और मुझे सीयर ही चाहिए। नील अब अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स मिलाकर पोर्शन बनाता है और उसे क्लाइंट के सामने रख देता है। क्लाइंट पूछता है कि मैं ऐसे पी जाऊं क्या, तो नील बोलता है कि नहीं, पहले थोड़ा नाच गाना कर लेते हैं, देन उसके बाद पी लेना। वो मजाक कर रहा था और कहता है
है कि डरने की कोई बात नहीं है। क्लाइन अब पोर्शन पी जाता है और ये पोर्शन उसके खून में जाकर मिलने लगता है। उसे चक्कर जैसा आने लगता है। नील कहता है कि तुमने पोर्शन पिया है तो ये सब होना तो आम बात है, बस फोकस करो और ऐसी चीज के बारे में सोचो जो इस दुनिया में आसानी से मिलती है। तो क्लाइन एक हैट के बारे में सोचता है। नील कहता है कि शाबाश, अब कोई ऐसी चीज के बारे में सोचो जो इस दुनिया में है ही नहीं। तो क्लाइन सीधा एक परमाणु मिसाइल के बारे में सोच लेता है जो कि उस दुनिया में तो थी ही नहीं। वो एक एरोप्लेन और एक एस्ट्रोनॉट के बारे में भी सोचता है। नील उसे कहता है कि अपने माइंड को कंट्रोल करो और क्लाइन अपनी आंखें खोल लेता है। इसी के साथ क्लाइन एक बियॉन्डर बन चुका है जिसका सीक्वेंस है 9 द सीयर। उसे सब कुछ कलरफुल दिख रहा था। नील कहता है कि ये स्पिरिट विजन है, वह लोगों का ऑरा पढ़ सकता है और देखकर बता सकता है कि उनकी हेल्थ कैसी है। उसे नील के पीछे 2 आंखें भी दिखाई देती हैं। तो नील कहता है कि उनकी चिंता मत करो। क्लाइन को अब एक आत्मा जैसी भी चीज दिखाई देती है जो कि गायब हो जाती है। अब क्लाइन का सिर दुखने लगता है तो नील कहता है कि अपनी पावर ज्यादा यूज करने पर ऐसा होता है और चक्कर भी आ सकते हैं। लेनर्ड ने जब पोर्शन पीकर बियॉन्डर बना था तो वह सीढ़ियों से फिसल कर गिर गया था। वह अपने सिर पर डबल टैप करके अपने स्पिरिट विजन को बंद या चालू कर सकता है। क्लाइन के ऐसा करते ही उसकी आंखें नॉर्मल हो जाती हैं। नील कहते हैं कि स्पिरिट विजन के अलावा वह और भी कई तरह के मैजिक कर सकता है। पर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। वे क्लाइन को कुछ डीमन हंटिंग बुलेट्स भी देता है। क्लाइन उसके बाद डन के पास जाता है। डन बताता है कि बियॉन्डर्स की दुनिया खतरों से भरी हुई है तो अपने काम से काम रखना। नाइट हॉक्स बनने से पहले वह यहाँ क्लर्क की तरह काम करेगा। उसे 3 पाउंड पर वीक की सैलरी दी जाएगी और डन उसे इस महीने की सैलरी एडवांस दे देता है। अब एनिमे के अंदर क्लाइन की फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया। क्लाइन के पेरेंट्स मर चुके थे इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। उसकी बहन एक स्टूडेंट है और कमाने वाला सिर्फ क्लाइन का बड़ा भाई बंसन है और वो भी हफ्ते में सिर्फ 5-6 पाउंड ही कमा पाता है। बल्कि नोवेल में तो क्लाइन के घर की छत भी आधी टूटी हुई है और इनका बाथरूम भी एक ही था, इसलिए मोलिसा ब्रश करने क्लाइन के कमरे में आई थी। खैर क्लाइन ने पहले दिन ही 12 पाउंड कमा लिए थे जो देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह लोग गरीब नहीं रहे। डन अब क्लाइन को पहला टास्क देता है कि जाकर एक छड़ी खरीदो और वेल्च के घर का चक्कर लगाओ, शायद उसे कोई क्लू मिल जाए कि एंटिगोनस फैमिली की वह किताब कहाँ पर है। क्लाइन यही कर रहा था और अचानक से उसके सामने एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकती है जिसमें लेनर्ड बैठा हुआ था। लेनर्ड क्लाइन को अपने साथ एक मिशन पर ले जाता है। एलिट नाम के बच्चे को आज सुबह किडनैप कर लिया गया था और वो उसी का पता लगाने जा रहे थे। क्लाइन पूछता है कि हम तो सुपर पावर वाले केस सॉल्व करते हैं ना। तो लेनर्ड कहता है कि हम एक सिक्योरिटी कंपनी होने का दिखावा करते हैं और ये क्लाइंट उनका रेगुलर कस्टमर है और एक बार तो हमने उसकी बिल्ली भी ढूंढ के दी थी, तो चिंता मत करो और तुम्हारी शेयर वाली पावर लोगों को ढूंढने में बहुत ज्यादा काम आएगी जिनसे वह उनकी लोकेशन का पता कर सकेगा। क्लाइन अब उस कपड़े पर अपनी छड़ी रखता है। रियलिटी में डाउजिंग रॉड नाम की टेक्निक यूज कर रहा था। जिस भी दिशा में एलिट होगा उस दिशा में छड़ी गिर जाएगी। क्लाइन अब डबल टैप करके अपनी पावर एक्टिवेट करता है और उसे दिखने लगता है कि एलिट किस एरिया में है और इस तरह से ये लोग एक घर के सामने पहुंच जाते हैं और क्लाइन को दरवाजे से ही दिख रहा था कि अंदर 2 किडनैपर्स हैं और वह बच्चा भी। लेनर्ड कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। लेनर्ड अब दरवाजा तोड़ते हुए अंदर जाता है। वह उस पर गोली चलाते हैं लेकिन लेनर्ड आराम से उन्हें डॉज कर लेता है और बंदूक को पकड़कर अपनी हाथ से ही मोड़ देता है। फिर दोनों की पिटाई लगा देता है लेकिन अचानक से उन दोनों को कुछ होने लगता है और फिर वे उठ खड़े होते हैं। तो लेनर्ड क्लाइन से कहता है कि बच्चे को लेकर बाहर जाओ। वे दोनों आदमी आपस में मिलकर एक भद्दा सा मॉन्स्टर बन जाते हैं पर वो मॉन्स्टर लेनर्ड को छू भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा है कि लेनर्ड टेलीपोर्ट हो रहा हो। वह मॉन्स्टर भागने की कोशिश करता है तो क्लाइन उसे गोली मार देता है। मॉन्स्टर फिर भी उड़ते हुए आसमान में चला जाता है लेकिन अचानक उसे कुछ होता है और वापस नीचे गिरता है। लेनर्ड असल में सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर है और इसके सीक्वेंस का नाम है मिडनाइट पोएट, यानी कि वह लोरी गाकर किसी को भी सुला सकता है और इसने मॉन्स्टर के साथ ठीक यही किया था। अब क्लाइन को अचानक ही कुछ होने लगता है और उसे महसूस होता है कि ओरिजिनल क्लाइन पहले भी इस घर में आ चुका है। खैर बच्चे को उसकी फैमिली के पास वापस लौटा दिया जाता है। रही बात की किडनैपर मॉन्स्टर कैसे बने थे, तो इन्होंने पोर्शन पी लिया था। कोई भी मुंह उठाकर बियॉन्डर तो बन नहीं सकता इसलिए उनके साथ साइड इफेक्ट हो गया और ये लोग मॉन्स्टर बन गए। खैर लेनर्ड कहता है कि उसे क्लाइन के साथ काम करने में मजा आया, उसमें कुछ तो खास बात है। क्लाइन अब यहाँ से चला जाता है और लेनर्ड किसी से पूछता है कि तुम्हें ये कैसा लग रहा है और जवाब देता है कि ठीक कहा, मुझे भी ये स्पेशल नहीं लगा। और हम देखते हैं कि ये अपनी शैडो से बात कर रहा था। अब ये क्या चक्कर है ये हम आगे जानेंगे। इधर क्लाइन अपने घर जाता है और सोचता है कि मेलिसा यह सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी कि मेरी जॉब लग गई है, लेकिन क्लाइन वापस उसी किडनैपर वाले घर में पहुंच जाता है। वो अब एक दरवाजे को खोलता है और उसके सामने एक डायरी रखी हुई थी जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा था कि सब मारे जाएंगे और मैं भी। इसके बाद क्लाइन के नीचे फूल वाला कार्ड भी आता है और हमें किसी की स्माइल देखने को मिलती है, जिसके बाद क्लाइन अपने कमरे में जाग जाता है और उसे पता लगता है कि किडनैपर वाले घर में एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक का क्लू है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि क्लाइन अपनी ही सैलरी से कुछ बढ़िया सा घर ले लिया
गया है, जहाँ उनका बड़ा भाई बंसन भी आता है और ये तीनों भी यहीं रहने वाले हैं। ये देखकर बंसन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्लाइन उनके लिए खाना भी बनाता है। बेंसन क्लाइन के लिए गिफ्ट भी लाया था, जिसमें एक सूट था, क्योंकि क्लाइन की अब एक जॉब लग गई तो उसे वही पहनकर जाना चाहिए। क्लाइन इन्हें सूट पहनकर दिखाता है। बेंसन उसके सिर पर हाथ रखता है और एक पल के लिए क्लाइन को अपने असली पेरेंट्स याद आ जाते हैं। फिर ये तीनों क्लाइन की नई जॉब और उसके नए घर को सेलिब्रेट करने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो फाइनली क्लाइन एक बियॉन्डर बन गया और उनकी फैमिली के साथ जो आखिरी सीन्स थे वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। तो अब क्या क्लाइन एंटिगोनस फैमिली की बुक को ढूंढ पाएगा, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। और ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे के एपिसोड देखने के लिए।